नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार खन्ना आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, जैसा कि अभी हम संविधान पे वीडियो बना रहे हैं, तो आज इसका दूसरा वीडियो है। तो देखते हैं। इसके पहले हम मूल कर्तव्यों की बात की थी। अभी हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है दोस्तों। तो देखते हैं एक एक अनुच्छेद को हम लोग। एक इम्पॉर्टेंट बात और दोस्तों, कि जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसी अनुच्छेद की हम लोग चर्चा करेंगे। फालतू अनुच्छेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, देखते हैं। पहला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 38। इसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाई गई। ये राज्य की जिम्मेदारी है दोस्तों। लेकिन इसके पहले हम लोग ये एक बातें ये जान लें कि ये नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या है। नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो जिम्मेदारी है, यानी इसका आशय ये है कि एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करेगा। नीति निर्देशक तत्व यह भाग 4 में है दोस्तों, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, देखते हैं आगे। अनुच्छेद 39 का क, इसमें कहा गया है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। एक विभाग में है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, एक स्त्री है एक पुरुष है, और वो एक ही पोस्ट पे हैं और एक ही कार्य दोनों कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति होगी तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे जो हो, उसमें एक ही कार्य के लिए एक ही वेतन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए पुरुष का 10,000 है तो महिला का भी 10,000 होगा। इसका मतलब यही है, समान कार्य समान वेतन। ओके, आगे देखते हैं। ख 39 में दोस्तों 3 पार्ट है। क हम लोगों ने देख लिया। अब ख हम लोग देखते हैं। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना चाहिए सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। जितने भी सार्वजनिक धन है, जितने भी टैक्स वगैरह आ रहे हैं, उनका किसी सामाजिक कार्य में ठीक तरीके से उनका प्रयोग किया जाए। ओके, आगे देखते हैं। ग, इसमें धन का समान वितरण, धन के समान वितरण की बात की गई है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है दोस्तों। जैसा कि अगर यूपी में देखा जाए तो यूपी में 3 स्तरीय है, बंगाल की बात की जाए तो 4 स्तरीय है। ऐसे हर प्रदेश अपनी अपनी पंचायतों में अपने अपने तरीके से बनाए हैं। यूपी में 3 है, बंगाल में 4 है, और किसी प्रदेश में और कम है, कहीं कहीं 2 ही है। और इनका गठन करने का उद्देश्य ये है कि जितनी भी योजनाएं और परियोजनाएं हों वो गांव तक आराम से पहुंच सके, जिससे उनके जीवन यापन की जो तरीके हैं वो बदल सके और बढ़ सके। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 41, इसमें दोस्तों कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। दोस्तों, समय समय पर राज्य सरकार तरह तरह की योजनाएं लाती है। उन योजनाओं को सभी व्यक्तियों में समान रूप से वितरण किया। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 42, इसमें कहा गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का वर्णन। कोई भी कार्य हो रहा है राज्य स्तर से तो वो न्याय संगत हो और मानवोचित हो। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कोई भी उद्योग हो, छोटा हो मीडियम हो, अगर हम उसको खोल रहे हैं तो राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है, ये व्यवस्था किया गया है कि उसको कुछ सहयोग राशि दी जाएगी, जिससे वो अपना उद्योग चला सके।
ये सब दोस्तों विकास भवन में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं उद्योगों के लिए, वहां से लोग पास करा करके और अपने उद्योगों को चलाते हैं। और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है, अगर अशांति हो जाती है, दंगा हो जाता है, तो वहां पे धारा 44 लगा दिया जाता है। सभी के लिए एक समान कानून हो जाता है उसमें। वैसे भी सभी के लिए वैसे भी रहता है, लेकिन उस समय आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती। समान सिविल संहिता की धारा जो 44 है, ये गोवा में हमेशा लगी रहती है। गोवा में छोटा प्रदेश है, लगा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 46। इसमें एससी या दुर्बल वर्गों और शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। दोस्तों कोई कमजोर वर्ग का है, वो पढ़ नहीं पा रहा है पैसों की वजह से, तो उसे राज्य सरकार स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराएगी। स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराने से वो शिक्षा ले सकता है। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 47। इसमें पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। गांव में हम लोगों ने देखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, वहां से पोषाहार वितरण होता है। जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत सारे कार्य वहां से भी किए जाते हैं। और लोक स्वास्थ्य, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां से निःशुल्क, जैसे मान लीजिए पोलियो की दवाएं, हेपेटाइटिस की दवाएं, या कह सकते हैं हाथी पाँव की दवाएं, ये सभी दवाओं की सुविधा जो है वो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य सरकार करेगा। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 48। इसमें कृषि और पशुपालन की व्यवस्था की गई है। कृषि, अपना देश कृषि प्रधान देश है। कृषि से संबंधित बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार ला सकता है, जैसे खाद की व्यवस्था करा सकता है, बीज की व्यवस्था करा सकता है, और जितने भी वैज्ञानिक कल्टीवेटर हैं या मशीनें हैं उनको भी वो किसानों को दे सकता है। और पशुपालन से भी संबंधित बहुत सारे कार्य राज्य सरकार करते हैं, जैसे उनके रोगों से संबंधित जितनी भी टीके चलती हैं राज्य सरकार घर घर जाकर के पशुओं को लगवाता है, चाहे खुरपका हो, मुंहपका हो, ये सब। और सारी समुचित व्यवस्थाएं उनके रहने खाने पीने की सरकार व्यवस्था कराता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि 48 कब का इसमें जोड़ा गया है। इसमें ये कहा गया है पर्यावरण व वन्य जीव का संरक्षण। आप पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण को नुकसान करने वाली कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जैसे अभी धान का मौसम है, इसमें लोग पराली जलाते हैं, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो आप वैसा काम नहीं करेंगे कि जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो। और वन्य जीव संरक्षण, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप किसी भी वन्य जीवों को मारेंगे नहीं, सताएंगे नहीं, ठीक। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया, किसमें, अनुच्छेद 48 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 49। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण। ये जिम्मेदारी होगी राज्य की कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं और उनके वस्तुओं को संरक्षित करेगा, खराब नहीं करेगा, नष्ट नहीं कर सकता। जैसे किला हुआ या और भी जैसे पार्क हुआ, चंद्रशेखर पार्क हुआ, इन सबों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी और उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 50। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका से पृथक जितने भी राज्य की लोक सेवाएं होंगी उसमें न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य अपने स्तर से उसे लागू करेगा, उसे खत्म करेगा। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 51। इसमें कहा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। दोस्तों हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान से अक्सर कुछ विवाद होता रहता है, हम चाह करके भी युद्ध नहीं कर सकते। वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है, क्योंकि अपने पड़ोसी मुल्कों से हम लोग शांति और सुरक्षा
कि जो बातें हमारे संविधान में कही गई है, इसी वजह से हम लोग कुछ नहीं करते। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, तो फिर बनाने से फायदा क्या संविधान। ओके, आगे देखते हैं। हम इसके पहले मौलिक अधिकार बताए थे और अभी वर्तमान में हम लोग नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंट क्या है ये जान लीजिए। तो मौलिक अधिकार दोस्तों ये यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में रखा गया है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसे लागू यानी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय जाया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में न्यायालय नहीं लाया जा सकता इसको, और राज्य ही करेगा अपने स्तर से। ओके, आगे देखते हैं। व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है और जो नीति निर्देशक तत्व है वो समाज की भलाई के लिए होता है। मौलिक अधिकार एक कानूनी मान्यता है जबकि नीति निर्देशक तत्व एक राजनीतिक मान्यता है। ओके, आगे देखते हैं। यह सरकार के महत्व को घटाता है मौलिक अधिकार, और नीति निर्देशक तत्व में यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यह स्वतः प्राप्त होता है मौलिक अधिकार, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य लागू करेगा तब नागरिकों को प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। भाग 4। अभी हम लोगों ने भाग 4 पढ़ा नीति निर्देशक तत्व को। अब भाग 4 का कब पढ़ेंगे? इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य में मौलिक कर्तव्य जो लाया गया दोस्तों वो स्वर्ण सिंह समीर की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया भाग 4 के क में, और इसकी कुल संख्या 11 है। पहले 10 ही थी, अभी 11 हो गई है। हम इसको अभी डिटेल्स करते हैं। और दोस्तों यह केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। मौलिक कर्तव्य उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी है। दोस्तों हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो इसमें दोस्तों जैसे एक आध जो हम बात करते हैं, जैसे देश की रक्षा, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम लोग स्वयं से अपने देश की रक्षा करें। और अगला है दोस्तों, जो अभी हम लोगों ने 11वां की बात की थी कि पहले 10 था, अभी वर्तमान में 11 हो गया है। तो ये 11वां जो जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत कि प्रत्येक अभिभावक या माता पिता की ये जिम्मेदारी होगी कि अपने 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और पर्यावरण की देखभाल भी हमारी जिम्मेदारी होगी। ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ओके दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नमस्कार।